और जब हम पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को देखेंगे, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप देखेंगे तो उनका चेहरा, उनकी बनावट चाइनीज़ लोगों से मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ का जलवायु ऐसा है। जब आप हिमाचल के लोगों को देखेंगे तो वहाँ के लोगों का चेहरा, वहाँ का खान पान और वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो अलग है। हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के शरीर की बनावट भी अलग है। अत्यधिक गर्म और रात्रि में अधिक ठंडे होते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलते हैं जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रहते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के मांसल तने का जल को संग्रहित कर लेता है। उन स्थानों में जल गर्म स्थिति में सहन करने के लिए पौधों को सहायता मिलती है। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र पाया में हिमपात होता है। हिमपात मतलब बर्फ़ का गिरना। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ़ टिकती ही नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंकरावत आकृति, नीचे से झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों में जैव विविधता की विभिन्न परिस्थितियां के कारण एक दूसरे से वे बहुत अलग होती है। परिस्थितियां यानी कंडीशंस। राजस्थान में मरुस्थल के ऊंट, लद्दाख के मरुस्थल के ऊंट। आप देखेंगे कि जो ऊंट लद्दाख में पाया जाता है, इसके 2 वॉम हैं, 2 कुबड़ है। यहाँ का ऊंट थोड़ा अलग है, इसमें फर ज़्यादा है, बर्फ़ गिरने के कारण फर ज़्यादा है इसके शरीर में। और यहाँ का जो ऊँट है उसकी कुब्बड़ जो है, वॉम जो है, वो एक ही वॉम है। इसके खुर अलग है, इसके खुर अलग है। इसके बर्फ़ में चलने के लिए इसके खुर हैं, और इसके खुर जो हैं वो रेगिस्तान की रेतीली ज़मीनों में चलने के लिए हैं। तो उस हिसाब से वो ढल गए। गर्म मरुस्थल के ऊँट के पैर लंबे और चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया, उसकी दादी ने बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में धंसने और चलने के लिए सहायता करते हैं। दूसरे ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई पैर पर गर्म मरुस्थल के ऊंचे ऊँट की तुलना में छोटे और बड़े होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाती है। मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन की सहजता से उपलब्धता नहीं होती। ऊँट अपने कुब्बड़ में, वॉम में भोजन को संचित करता है, पानी और भोजन को संचित करता है। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँट की एक कुब्बड़ होती है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायता प्रदान करती है। ठंडे मरुस्थलोों में पाए जाने वाले ऊँट की 2 कुब्बड़ होती है। ये दोनों कुब्बड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन की उपलब्धता नहीं होती। उस समय यह कुब्बड़ में संचित भोजन का उपयोग होता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उन्हें जीवित रखने में सहायक होते हैं। मरुस्थल के ऊँटों को जीवित रखने में कौन सी विशेषताएं सहायक होती हैं, आज हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकन में यह साझा करने का प्रयास किया कि राजस्थान में रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जित करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वह कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों के बुरांस रोडोड्रन के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है, उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकते हैं। सिक्किम में रहने वाली पेमा ने बताया उसके पास पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे दिखाई देते हैं। एक पौधा यहाँ छोटा है और यहाँ बहुत बड़ा है। ये जैव विविधता का कमाल है।
ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतुओं किसी को विशेष रूप से जीवित रहने में सक्षम और बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलता, कूलता। देवदार के पेड़ का आकार, बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिए सक्षम बनाती है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधे जीव जंतु का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय, अन्य आवश्यकताओं को प्रदान करता है। कई ऐसे प्रकार के पौधे हैं और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनका थली आवास होता है। घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में थली आवास के कुछ उदाहरण। जल में रहने वाले को जलीय आवास, तालाब, झील, नदियाँ, महासागरीय जल आवास। मेंढक जैसे कुछ जीव जंतु थल के साथ साथ पानी में भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु में आवास क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरा हैबिटाट गड़बड़ा जाता है। यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? आपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधे, पंछी, कीटों अथवा अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन से प्रायः देखते थे लेकिन वे अब कम दिखाई देते हैं। ऐसा परिवर्तन तब होता है जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन, अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इसे जैव विविधता की हानि बोलते हैं। हानि। आप देखेंगे चीता, बाघ। बाघ की लंबी धारियां हैं और चीता की बारीक बिंदु जैसी धारियां हैं। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये तीनों जो हैं ये अति विशिष्ट श्रेणियां में है, लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। पारंपरिक रूप से संरक्षित वन। ठीक है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें नेक्स्ट चैप्टर को अपन कवर करते हैं। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर वीडियोस। जय हिंद, वंदे मातरम।